जी, आप लोगों ने जो YouTube पे सवाल भेजे हैं तज्जियाकारों से उनका जवाब जानते हैं। सुहेल साहब से करते हैं पहला सवाल। सुहेल साहब, पूछा जा रहा है कि बड़ी खबरें गर्म हैं कि हुकूमत एक नई आईनी तरमीम लाने वाली है। क्या बार बार आईनी तरमीम पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाती है या ज़रूरी अमल है या कमज़ोर करती है? देखिए, आइन में लिखा हुआ है कि 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट कोई भी तरमीम कर सकती है। तो जाहिर है जब भी हुकूमत या पार्लियामेंट जब भी चाहे वो तरमीम तो कर सकती है। दूसरी बात यह है कि तवक्को यही करनी चाहिए कि कोई पार्लिमानी निज़ाम पर और जो वफाकी निज़ाम है उसके जो असूल तय किए गए हैं 1973 के आइन में, उनसे कोई इनहराफ नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर एक कंसेंसस है पॉलिटिकल पार्टीज का, रिलीजियस पार्टीज का, और अब इट हैज बिकम ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट। जिस तरह कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे एक कंसेंसस है, उसी तरह पाकिस्तान के आइन पर भी एक कंसेंसस है। तो इसलिए उसको कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज ना डाली जाए जिसको लोग एक्सेप्ट ना करें, और जो ताकत का तवाज़ुन जिस तरह तकसीम है उसके अंदर भी कोई बड़ी तब्दीली जो है वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, ज़रूर आवाम की फलाह के लिए आप ऐसे पाकिस्तान जो कानूनी निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, उसके अंदर ज़रूर इस्लाहात करें, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी पेचीदगियाँ हैं, वो करें। और इसी तरह जो जितने पुराने कवानीन हैं उनको दोबारा से रिविजिट करें। कोई 1896 का है, कोई फलाना है, तो इसको करें। सुहेल साहब, आपने आपने बहुत सी खबरें चल रही हैं, कयास हो रहा है ये जो नई आईनी तरमीम है इससे मुतालिक। ये बताएं सर, आपकी खबर या आपकी इतलात क्या है इससे मुतालिक? आईनी तरमीम में क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है एनएफसी और 18वीं तरमीम के बारे में डेफिनेटली कंसर्न पाया जाता है वफाक में, लेकिन उसी तरह खासकर सिंध बलोचिस्तान में उसका दिफा भी मौजूद है। तो इसलिए ये बड़े सेंसिटिव मौजूआत हैं जिसमें पाकिस्तान एक दफ़ा दो लख्त हो चुका है इन्हीं सूबाई मामलात पर और सूबाई हकूक़ पर। इसलिए इनके ऊपर जब भी गौर किया जाए बहुत सेंसिटिविटी के साथ गौर करना चाहिए। ये बड़ी सफ़र तय करके आके हमने 18वीं तरमीम किया जिसमें पूरा कंसेंसस था। उस वक़्त बलूचिस्तान की नेशनल पार्टीज भी उसके अंदर शामिल थी, इसी तरह के एएनपी भी शामिल थी, इसी तरह सिंध की जो सारी जमातें हैं उनका भी एक कंसेंसस था। तो ये एक बड़ा कंसेंसस हुआ था जो 18वीं तरमीम की शक्ल में। तो इस कंसेंसस को तोड़ना ऐसे अंदाज में कि जिससे सब नाराज हों, ये मुनासिब नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सो मच सुहेल वलायत साहब। आगे बढ़ते हैं जी। उमर चीमा साहब से सवाल करते हैं। चीमा साहब, पूछा जा रहा है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी बैरून मुल्क जायदादें खरीद कर एक मुल्क का उन्होंने मखसूस नाम लिया, पुर्तगाल की तरफ इशारा किया, शहरियत की तैयारी कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान का मकसद क्या है सर? देखें, ख्वाजा साहब ने अपना मकसद बयान नहीं किया, लेकिन मकसद कोई ना कोई लग रहा है कि इसके पीछे है। जो है ना, अशार के पर्दे में वो किसी से मुखातब ज़रूर हैं। अगर तो हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो मुझे इस बयान में सदाकत नज़र नहीं आती कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस काबिल हो गई है या उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो बाहर चले जाएं। पहले हम सियासतदानों की तरफ आते हैं तो उसमें भी सारे रगड़े जाते हैं, अब जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से भी बात होती है। अगर पुर्तगाल की बात की जाए तो पुर्तगाल में तो ख्वाजा साहब के एक अपने कैबिनेट कोलीग हैं, उनका रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट था, उसके हवाले से भी लोग ये बातें करते थे कि उन्होंने कई लोग जो हैं उन्होंने उस प्रोजेक्ट के ज़रिए इन्वेस्टमेंट किया है या उनका पैसा इस तरह से बाहर गया है। तो मे बी यानी कि वो कोई उस तरफ इशारा है, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं वो सियासतदानों से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी की तरफ उनकी तवज्जो है। जो मैंने इधर उधर लोगों से चेक भी किया है तो जैसे कुछ और भी जैसे होता है ना, कोई सर्द जंग चल रही होती है हुकूमत के अंदर भी मामलात होते हैं, बाज़ का आपके कोई ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप उसमें से किसी एक टारगेट कर रहे होते हैं, उसमें बाकी लोग जो हैं वो भी रगड़े जाते हैं और आप तासर ये देना चाह रहे होते हैं कि आप जनरली बात कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने अपना जो एक पहला ट्वीट किया उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट उसमें कोई इशारा देने की कोशिश की। वो कह रहे हैं जी कि विर्क साहब ये काम कर रहे हैं।
अच्छा, विर्क साहब जो है इनके, आप चूंकि उन्होंने बात ब्यूरोक्रेसी की है, तो हमें अपनी जो एक सर्च है उसको भी नैरो डाउन करना पड़ता है कि ये कौन से विर्क साहब हैं। तो एक विर्क साहब हैं, और उधर भी कुछ मामला चल रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट में एक पावर स्ट्रगल होती है कि कौन सा फीसद किधर लगाना है। अच्छा, वो जो विर्क साहब हैं उन पर कोई ऑलरेडी कोई एक रिपोर्ट भी तैयार हुई है जिसमें कोई करप्ट ऑफिसर्स का कोई जिक्र है, तो उसमें उनका भी नाम डाला गया है। तो आई डोंट नो, यानी कि ये कोई इस तरह की कोई टेंशन मुझे लग रही है कि जिसमें कोई है चंद अफराद तक महदूद है, लेकिन उसमें उसको ज़रा एक जनरलाइज करने के लिए उन्होंने आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का नाम दे दी। बट सर, ख्वाजा साहब ये आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों कह रहे हैं? ख्वाजा साहब ये सारी बातें अपनी हुकूमत के सामने क्यों नहीं उठाते? बड़ा संजीदा स्कैंडल लग रहा है। तो देखिए, आजकल जो है ना, ओवरऑल कोई हुकूमती वज़रा भी ज़्यादा न्यूज़ ब्रेकर हैं, यानी कि एक होता तो ये है कि ये बेसिकली पॉलिसी मेकर्स हैं, उधर उस लेवल पे होना चाहिए। ये तो एक मीडिया की ड्यूटी है कि हम जो है गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाएं, लेकिन अब देखने में ये आता है कि ज़्यादा जो वज़रा हैं वो भी इसी तरह की खबरें दे के वो खबरों में रहते भी हैं। तो क्वाइट लाइकली ऐसा भी मुमकिन है कि ख्वाजा साहब जो हैं वो किसी तरह खुद मुतासरीन में शामिल हों, या कोई ऐसे मुतासरा अफराद हों जिनके कहने पे उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया हो कि एक प्रेशर बिल्ड हो, जो कि इंटरनली सब लोगों को आइडिया हो, लेकिन ज़ाहिर लगे कि जैसे एक ग्रैंड इशू की तरफ, एक ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस की तरफ उन्होंने इशारा किया है। मुझे ऐसा नज़र नहीं आता, मुझे लगता है कि कुछ अफराद का मसला है। अच्छा सर, वो आपने एक विर्क साहब का नाम लिया, लेकिन विर्क तो बहुत होंगे ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अगर आप स्पेसिफाई कर देते तो हम ये बता भी देते अपने प्लेटफॉर्म से कि अगर वो शख्स अपने कहना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। ऐसे ही मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब ने तो बात कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, हम ये गैर जिम्मेदारी होगी अगर ऐसे इल्ज़ाम लगा दें। चीमा साहब। अलीना, मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्होंने विर्क साहब कहा है, मुझे कुछ आइडिया है, यानी कि मैंने आपको बताया भी है कि एक विर्क साहब हैं जिनको एक करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से कोई रिपोर्ट भी बनी है, उसमें उनका नाम भी है, कोई और लोगों का नाम भी है। तो अब चूंकि ख्वाजा साहब ने नाम नहीं लिया तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं उसको स्पेसिफाई ना करूँ ये किस विर्क की बात हो। चले फिर हम ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। जी ख्वाजा साहब, ये इस तरह से पता नहीं ब्यूरोक्रेसी में कितने विर्क साहब होंगे, अगर कोई है तो आप भी स्पेसिफिक से सबका नाम लेना मेरा ख्याल है मौजू नहीं है। बाकी उमर चीमा साहब ने बताया कि उनकी तहकीक के मुताबिक ये मामला उनको क्या लगता है किस तरफ जा रहा है। थैंक यू चीमा साहब। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रीमा उमर साहब से सवाल करते हैं। रीमा जी, आपसे सवाल हो रहा है कि जब अदालतें सबूतों की बुनियाद पर किसी सियासी रहनुमा को सज़ा देती हैं तो चंद सहाफ़ी से जमहूरियत का कत्ल करार देते हैं। क्या इस सोच का मतलब ये है कि अगर आप सियासतदान हैं, अपोजिशन लीडर हैं तो आपको किसी भी जुर्म पर छूट मिलनी चाहिए, या कानून का इतलाक सिर्फ आम आवाम पर होता है? बहुत कॉमन परसेप्शन है हमारे मुल्क में कि ऐसा होता है, लेकिन मेरा ख्याल है 3-4 मसाइल हैं इस पूरी प्रेमिस पे। पहला तो ये इन्होंने कहा सबूत, अगर सबूत हैं तो फिर भी लोग कहते हैं इंसाफ का कत्ल है। मेरा ख्याल है अक्सर ऐसा नहीं होता। आप नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शंस देख लें, मैं सबसे पहले तो जजमेंट पढ़ती हूँ देखने के लिए कि क्या सज़ा या कन्विक्शन दुरुस्त है या नहीं। मुझे उन कन्विक्शंस में वज़न नहीं नज़र आया, इसलिए मेरी नज़र में वो इंसाफ के ख़िलाफ़ थी। इमरान खान साहब की भी आप जजमेंट्स देख लें, इद्दत से लेके जो 190 मिलियन पाउंड्स केस है उसमें भी मुझे क्रिमिनल नौयत का एविडेंस नज़र नहीं आया, ये दिखाने के लिए कि उनको कन्विक्ट होना चाहिए था उस केस में, और सज़ाएं भी मुझे एक्सेसिव लगी। सिमिलरली 9 मई के वाक़यात में जो ATC फैसलाबाद वाली जजमेंट है इन पर्टिकुलर, इसमें कहाँ है एविडेंस कि लोगों को दहशतगर्दी के लिए सज़ा हो। तो सिर्फ ये मसला नहीं है कि लोग पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सियासतदान हैं, जो एविडेंस है वो ही नहीं नज़र आता है इस जजमेंट में कन्विक्शंस को सपोर्ट करने के लिए या सज़ाओं को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, पूरा प्रोसेस देखते हैं, आप देखते हैं क्या फेयर ट्रायल मिला या नहीं मिला, और ऐसे केसेस में क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कन्विक्शंस या सेंटेंसेस के पीछे, बहुत ज़्यादा मुल्क की सियासत पे असर पड़ता है। तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे हैं इदारे जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन प्रोसीडिंग्स को, तो इसलिए उस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए क्या ये मैनिपुलेटेड या इन्फ्लुएंस प्रोसीडिंग्स तो नहीं है। और तीसरा, क्योंकि हमारी एक तारीख रही है कि सियासतदानों को गलत टाइम एक सज़ा के तौर पे मुख्तलिफ चीज़ की पॉलिटिकल सज़ा के तौर पे उन्हें आप क्रिमिनल कन्विक्शंस देते हैं किसी और ऑफेंस के लिए, और बाद में जब सुलह हो जाती है तो वो रिवर्स हो जाती हैं। इसलिए उस पर्सपेक्टिव से देखना भी ज़रूरी है जो एक आम शहरी के केस में शायद ना हो।
तो जब मैं इन तीनों चीज़ों को, मैं तो एटलीस्ट इन तीनों चीज़ों को देख के फैसला करती हूँ कि क्या इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच रीमा।